एक एक्सीडेंट में वालिदैन की मौत के बाद राजेश को दिल्ली आए 3 साल बीत चुके थे। नाश्ता तैयार कर उस दिन राजेश ने अपना बैग उठाया। मौसम सुहाना देखकर ऑफिस के लिए घर से निकल पड़ा। उस दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मन मचल रहा था। ऐसे हो रहा था जैसे खाया पिया सब बाहर आ जाएगा। इसलिए उसने बस में जाने के बजाय पैदल जाना ही उचित समझा। ऑफिस कोई ज्यादा दूर भी नहीं था, बस 3 किलोमीटर के फासले पर ही था। अगर बस में बैठकर सब कुछ बाहर आ गया तो कई लोगों के कपड़े भी खराब होंगे और बेइज्जती होगी सो अलग। अभी वही सब सोचते सोचते 1 किलोमीटर ही गया होगा कि उसका जी और भी ज्यादा मचलने लगा। तो वो रास्ते में आए पार्क की दीवार के साथ खड़ा होकर वॉमिटिंग आने की इंतजार करने लगा। खड़े खड़े 5 मिनट हो गए लेकिन तबीयत कुछ सुधर नहीं रही थी और आसपास सब घूमता हुआ नजर आने लगा। उसमें इतनी हिम्मत नहीं लग रही थी कि वो अब घर वापस जा सके। उसने देखा जहाँ वो खड़ा था उसके 5-10 कदम पर ही पार्क का गेट था। वो दीवार के सहारे पकड़ पकड़ कर पार्क में जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसको अब चक्कर आने लगे थे। उसने अपने आप को किसी तरह संभाला और फिर गेट पर ही खड़ा हो गया। आसमान गड़गड़ाने लगा। सर उठाकर ऊपर देखा तो काले बादल मंडराने लगे थे। ठंडी ठंडी बुहार आने लगी थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। खड़े खड़े चक्कर कुछ कम लगे तो सोचा कि पार्क के अंदर ही चल के बैठा जाए। अभी अंदर चलकर बैठने की सोच ही रहा था कि बूंदाबांदी तेज होने लगी। राजेश झुकते हुए और क्यारियां पार करते हुए पार्क में लगी बड़ी छतरी के नीचे जाकर बैठ गया। वहाँ सीमेंट की बड़ी छतरी के डंडे के सहारे अपनी पीठ टिका ली और उसे आराम लगा। बरसात एकदम तेज हो गई और धीरे धीरे मूसलाधार बरसने लगी। पार्क पूरा खाली हो चुका था। इक्का दुक्का लोग ही बचे थे जो बारिश बंद होने का इंतजार करने लगे थे। काले बादलों से फलक पूरी तरह गिर चुका था। अंधेरा पूरा छाने लगा था। बिजली गड़गड़ाने लगी। अभी बैठे हुए कुछ ही देर हुई तो अचानक राजेश की नजर पार्क के कोने में एक सीट पर गई जहां एक बुजुर्ग बगल में एक थैला दबाए मूसलाधार बरसात में सिकुड़ कर बैठा था। उसके साथ ही उसकी लाठी भी पड़ी थी। राजेश काफी देर से देख रहा था। वो बुजुर्ग बार बार गेट की ओर देख फिर आराम से सीधे होकर बैठ जाता। राजेश समझ तो रहा था कि हो न हो वो बुजुर्ग किसी न किसी का इंतजार तो कर रहा था, लेकिन राजेश को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो बुजुर्ग वहाँ बरसात में क्यों बैठा इंतजार कर रहा है। बरसात से बचने के लिए यहाँ छतरी थी, यहाँ क्यों नहीं आ गया? ऐसे तो इतनी उम्र में भीगकर वो तो बीमार हो जाएगा। राजेश अपनी तबीयत तो भूल गया और उसकी चिंता उसे परेशान करने लगी। उसने अपना लंच बैग उठाया और छतरी का आसरा छोड़ वो पार्क के कोने में बैठे उस बुजुर्ग की ओर चल पड़ा। बरसात अभी भी तेज थी। भीगते हुए राजेश ने उस बुजुर्ग के पास पहुंचकर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। राजेश ने कोशिश करते हुए उस सीट के कोने में अपने को टिकाया और झुककर बैठ गया। राजेश ने महसूस किया कि जैसे उस बुजुर्ग को राजेश का उनके पास आना या उनसे बात करना उन्हें अच्छा नहीं लगा। बरसात तेज थी। थोड़ी देर भीगने के बाद तबीयत खराब होने की वजह से उसे ठंड महसूस होने लगी थी। उस बुजुर्ग ने उसकी तरफ एक बार देखकर फिर गेट की ओर देखा और ऐसा लगा जैसे वो मायूस हो गया हो। राजेश की उत्सुकता इसलिए बढ़ने लगी थी कि इतना बुजुर्ग इंसान जिसकी उम्र लगभग 90 साल तो होगी ही, जिसे ऐसी बरसात में भीगने से बचना चाहिए, वो मूसलाधार बरसात में ही बैठा क्यों इंतजार कर रहा है? जरूर कोई बात है। उसने कोशिश कर पूछ ही लिया, सर आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? बुजुर्ग ने माथे पर बल डालकर कुछ अजीब सी नजरों से उसे देखा और अपने बगल में दबाए थैले को और भी जोर से दबाकर फिर गेट की ओर देखने लगा। लेकिन फिर उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की ओर देखकर उसने कलाई को झटकना शुरू कर दिया। 2-3 बार झटका दिया और फिर कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगा। शायद उसे अपनी घड़ी पर डाउट होने लगा था कि वो बंद तो नहीं। फिर दोबारा घड़ी उसने अपने कान से लगाकर सुनने की कोशिश की और राजेश की तरफ बेचैन नजरों से देखने लगा। जब घड़ी से कुछ सुनाई नहीं दिया तो उसने उसकी ओर मुड़कर पूछा, आपके पास घड़ी है? हाँ हाँ बोलिएगा, वक्त कितना हुआ है? सर 9:32 हुए हैं। राजेश ने जेब से मोबाइल निकालकर उस पर इस तरह हाथ किया कि वक्त देखते वक्त वो बरसात में भीग न जाए। 10:32? एकदम हैरान होकर उस बुजुर्ग ने कहा। परेशानी उनके चेहरे से साफ साफ झलकने लगी थी और वो मन ही मन कुछ बड़बड़ाते हुए एकदम सीट से उठने लगे तो उनकी लाठी जो उनके साथ ही सीट पर पड़ी थी
वो उन्हीं की टांग से टच होने से नीचे जमीन पर गिर गई। बरसात ने भी उसी वक्त अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया था। राजेश ने देखा कि उस बुजुर्ग को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। कभी वो अपने लैस थैले को अपनी बाजू के नीचे दबाता और कभी वो अपने लंबे कुर्ते की कमीज को नीचे करता। कभी वो सीट पर बैठ जाता तो कभी खड़ा हो जाता। उसकी इस असमंजस की स्थिति को देखकर राजेश को ये तो समझ आने लगा था कि वो बुजुर्ग किसी न किसी परेशानी से जरूर जूझ रहा है। उसको न जाने क्यों उसकी ये परेशानी में अपनी बेबसी नजर आने लगी थी। वो चाह तो ये रहा था कि वो बुजुर्ग उसको अपनी परेशानी जल्दी से बता दे तो वो उसकी हर हालत में हेल्प करेगा। इसी बात को सोचते हुए राजेश ने उनसे फिर पूछा, आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? बस इतना पूछना था कि वो बुजुर्ग टूट गया और अपने थैले को देखते हुए सिसकता हुआ बोल पड़ा, सारा खाना भीग गया, अब वो क्या खाएगी? भूखी रह जाएगी वो आज। भूखी रह जाएगी बेटा, वो क्या खाएगी? कहता वो बुजुर्ग अपने आप को सिसकने से रोकते हुए बच्चों की तरह हिचकियां लेने लगा, मगर अपना दर्द और वेदना रोक पाने में असमर्थ रहा और धीरे धीरे फूट फूट कर रोने लगा। राजेश से रहा नहीं गया। अंकल, आप रो क्यों रहे हैं? बताइए ना, क्या बात है? क्या पता मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँ? नहीं बेटा, आप कुछ नहीं कर सकते। आज वो भूखी रह जाएगी। अब तो 11 भी बज गए होंगे ना? हाँ जी, अब तो 11:10 हो गए हैं अंकल। बताओ ना क्या बात है? कौन भूखी रह जाएगी? किसने आना था आपके पास? रोते हुए बुजुर्ग से राजेश ने एक बार फिर पूछा। मेरी पत्नी बेटा, मुंह नीचे करते हुए कहता हुआ वो बुजुर्ग ऐसे लग रहा था जैसे शर्मिंदगी से जमीन पर गड़ा जा रहा हो। पत्नी? राजेश के मुंह से हैरानी से निकला। हाँ बेटा, क्या बताऊँ, मेरी पत्नी रोज 8 बजे रोज इसी जगह मुझे मिलती है और ये 2 रोटियां उसके लिए ही लेकर आता हूँ। रात की भूखी होती है वो, यहीं से खाकर वापस चली जाती है। पता नहीं उसे क्या हो गया, वो अभी तक आई नहीं। बिलखते हुए बुजुर्ग राजेश को बताने लगा। लेकिन पत्नी ने आना कहाँ से था? वो आपके साथ नहीं रहती? कुछ न समझते हुए राजेश ने फिर पूछा। नहीं बेटा, वो मेरे छोटे बेटे के साथ रहती है। और आप? बड़े बेटे के पास। ओह, राजेश ने करते हुए गर्दन हिलाई और सीधा ऐसे बैठते हुए उनकी तरफ देखने लगा जैसे वो सारी बात समझ गया हो। और फिर धीरे से बुजुर्ग से पूछा, आप दोनों एक ही बेटे के पास क्यों नहीं रहते हैं? अंदर की बात जानने के लिए राजेश ने फिर भी ये प्रश्न पूछ ही लिया। बुजुर्ग ने कांपते हुए स्वर से राजेश से कहा, बेटा, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, ऐसी औलाद खुदा किसी को न दे। इससे अच्छा इंसान बे औलाद ही रहे तो अच्छा है। क्यों अंकल, ऐसा क्या हुआ? बेटा, आखिरी उम्र में हमारे करोड़पति बेटों ने हमें बांट लिया। सारी उम्र, सारी जिंदगी इनके लिए हमने कुर्बान कर दी और देखो ना, हाथ में पकड़े गीले थैले को दिखाता है। वो रोने लगा और आगे कहने लगा, मैं डाटा कंपनी में सिविल इंजीनियर था। मेरी पत्नी सीमांत कॉलेज की प्रिंसिपल थी। हम दोनों ने अपने बच्चों को इस काबिल बनाया कि वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। मैंने और मेरी पत्नी ने इन दोनों के करियर के खातिर अपनी हर प्रमोशन ठुकरा दी और लोन ले लेकर दोनों को MBA करवाया। अच्छे घरों में शादियां करवा दी। जब तक ये दोनों नौकरी करते थे तो सब ठीक था। हम दोनों बड़े बेटे के साथ रहते थे, लेकिन धीरे धीरे बड़े बेटे ने अपना बिजनेस शुरू किया और खुदा की मेहर हुई, बिजनेस चल निकला। जैसे तैसे आमदनी बढ़ने लगी। न जाने क्या हुआ, उनका दिल धीरे धीरे छोटा होने लगा। शुरू में उन्हें बिजनेस टूर पर जाना होता तो कभी हमें छोटे बेटे के पास छोड़कर चले जाते और कभी हम अकेले घर पर रहते। धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई। फिर जब भी टूर पर जाते तो पीछे से उनकी माँ को घर का सारा काम करने में दिक्कत आने लगी। कोई नौकर रखने नहीं देते थे। मेरी पेंशन और मेरी पत्नी की भी अपनी पेंशन है, पर उनका सारा हिसाब बेटों के पास ही है। अब धीरे धीरे जब वो छोटे बेटे के पास छोड़ के जाने लगे तो एक दिन छोटे बेटे ने अपनी मम्मी से कहा, जब बाहर ऐश करने जाना होता है तो उन्हें वो उनके पास छोड़ जाते हैं। ये क्या तरीका हुआ? उसकी मम्मी ने कहा भी, नहीं बेटा, वो अपने बिजनेस टूर पे जाते हैं। आपको नहीं पता मम्मी? अगर ऐसा भी है तो तू भी तो हमारा बेटा ही है ना। जिंदगी इसी खटपट में कट रही थी, पर हम दोनों इकट्ठे तो थे और खुश भी थे। लेकिन इन दोनों भाइयों में हमारी वजह से झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो अब एक दूसरे के नाम से भी चिढ़ने लगे थे। फिर एक दिन, कहते हुए वो बुजुर्ग फिर रो पड़ा। फिर एक दिन क्या अंकल जी? राजेश अभी तक बिना टोके उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुन रहा था और अंदर से उसे उनके बेटों पर गुस्सा भी आ रहा था।
बुजुर्ग अपनी भूखी पत्नी के पार्क में आने की चिंता में भी था और गेट की ओर भी देख रहा था कि शायद वो आ ही जाए। गेट की ओर देखते देखते उन्होंने आगे कहना शुरू किया, फिर वो हो गया जो इन बूढ़ी हड्डियों के लिए न होना चाहिए था। कहता हुआ वो बुजुर्ग फिर सिसक पड़ा और अश्कों को बरसात में भी अपने कुर्ते के आस्तीन से पोंछते हुए आगे कहने लगा। बड़े वाले लड़के ने एक दिन सुबह सुबह हम दोनों को उठा दिया और बोला, भाऊजी तैयार हो जाओ, आज आप दोनों को अस्पताल में मेडिकल टेस्ट करवाने हैं। कितने दिनों से तुम खांस रहे हो। हम दोनों खुश हो गए कि बेटे को अपने बूढ़े माँ बाप की चिंता तो हुई और फिर हम दोनों तैयार हो गए। अस्पताल से टेस्ट करवाकर जब लौट रहे थे तो बहू ने कहा, वरुण मम्मी और भाऊजी को राहुल के घर ही छोड़ देते हैं ना, परसों हमने बाहर जाना है तो इस तरफ फिर आना पड़ेगा। हाँ हाँ रेणु, ये ठीक रहेगा। बड़े बेटे वरुण ने बहू की हाँ में हाँ मिलाई और कुछ ही देर में हम छोटे बेटे की दहलीज पे खड़े थे। बहू ने डोरबेल बजाई और छोटी बहू ने दरवाजा खोला। हमें बाहर खड़ा देख उसके चेहरे पर अजीब से तेवर आ गए और उसने फट से कहा, आप फिर से आ गए। बड़े बेटे ने तपाक से कहा, कैसी बातें कर रही हो अंतरा। और फिर आगे उसने कहा, बुजुर्गों से ऐसे बात करते हैं। भाई साहब मेरा मुंह नहीं खुलवाइए तो अच्छा है। बस फिर क्या था। बड़ी बहू भी शुरू हो गई और सफाई देने के लिए उसने कहा, अरे हमने बाहर जाना था परसों, बहूजी को खांसी हो रही थी, टेस्ट करवाने अस्पताल आए थे तो सोचा परसों दोबारा आना पड़ेगा, इसीलिए हमने सोचा रास्ते में छोड़ जाते हैं। अच्छा अच्छा, पहले से छोड़ने का प्रोग्राम नहीं था, तंज करते हुए छोटी बहू ने कहा। हाँ और नहीं तो क्या। बड़ी बहू बात को निपटता देख बोली, और वो जो अटैची साथ अपने आप चल के आ गई क्या बाबूजी की। छोटी बहू ने हमारे सामने ही खड़े खड़े बेटे के हाथ में हमारी अटैची देखते हुए कहा। बड़ी बहू तो ऐसी छू हो गई जैसे सांप ने काट लिया हो और अपने पति वरुण की ओर बड़े गुस्से से आंखें फाड़ के देखने लगी। अटैची देखकर हम दोनों का तो हलक ही सूख गया। इसका मतलब हमारा बड़ा बेटा हमसे झूठ बोल के लाया। हमें यहाँ छोड़ने की तैयारी पहले से ही थी। इतनी देर में अंदर खड़ा हमारा छोटा बेटा भी बोलना शुरू हो गया। सारे मोहल्ले में हमारा ही मजाक हो गया है। झगड़ा इतना हो गया कि वहीं बाहर खड़े खड़े दोनों भाइयों की अदालत ने अपने फैसले में हमारा एक जिस्म दो जान को 2 हिस्सों में बंटवारा कर दिया। हम दोनों ने हाथ जोड़कर कहा भी कि हमारे लिए तुम आपस में झगड़ा मत करो, हमें अकेला छोड़ दो, अलग रह लेंगे। हमारी पेंशन इतनी है कि हम अकेले ही गुजारा कर लेंगे। लेकिन दोनों ने एक साथ मिलकर जोर से कहा, नहीं, आप हमारे होते हुए अकेले नहीं रहेंगे और फिर लोग क्या कहेंगे। अब फैसला हो चुका है। और बड़े बेटे वरुण ने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी गाड़ी में बिठाकर चल दिया और मेरी पत्नी वहीं झुकी हुई मेरी ओर कदम बढ़ाने लगी तो उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू किसी को भी नजर नहीं आए। फिर छोटे बेटे ने उनकी पतली हड्डियों को बाजू से एक बोझ की तरह पकड़ा और अपने घर के अंदर ले गया। हमने अपनी पेंशन बुक तक देखे अरसे बीत गए। मेरी पेंशन बड़े लड़के के पास और पत्नी की पेंशन छोटे के पास। अब छोटा लड़का अपनी माँ को कुछ खाने को इसलिए नहीं देता कि तंग होकर वो खुद ही अपने बड़े लड़के के पास चली जाए। कहता हुआ बुजुर्ग फिर गेट की ओर देखने लगा और जोर से रोते हुए कहने लगा, कहीं वो दुनिया से। अभी उसे इतना ही कहा, राजेश ने उनके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं अंकल, ऐसा मत सोचो, हो सकता है कोई काम आ गया हो। नहीं, वो भूखी बेचारी लाचार को क्या काम हो सकता है। जैसे आज बरसात आ गई, हो सकता है इसी वजह से ना आई हो। नहीं, हमने ये प्रॉमिस किया था कि कुछ भी हो जाए आना जरूर है। कोई आंधी तूफान हमें नहीं रोक सकता। लगता है आज वो। कहता हुआ वो बुजुर्ग ने राजेश के हाथ से लाठी ली और जैसे ही जाने को हुआ पीछे से आवाज आई, अजी सुनो, कहाँ चल दिए। राजेश ने देखा एक बहुत ही सुंदर बुढ़िया, झुकी हुई गर्दन, उम्र लगभग 90 साल, नैन नक्श पतले पतले आगे आते हुए फिर बोली, इतना ही इंतजार बस। अपनी बुढ़िया को देख वो बुजुर्ग सब गिले शिकवे भूल गया और लाठी हाथ से छूट गई। टेढ़े मेढ़े चलते हुए उसने उसे अपने आगोश में स्तर लिया जैसे बरसों उससे बिछड़ा मिला हो। राजेश अब सीट से दूर खड़ा इत्मीनान से ये मधुर मिलन देखकर अश्कों को बहाता हुआ बहुत ही खुशी महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि कितने कायर और मक्कार होंगे वो बच्चे जिन्होंने इन दो पाक और पवित्र रूहों को उम्र के आखिरी पड़ाव में एक दूसरे से अलग कर रखा है। इतने में राजेश ने देखा कि उस बुजुर्ग ने झट से अपने कांपते हाथों से अपने थैले से वो कागज का पुलिंदा निकाला जिसमें वो अपनी बुढ़िया के लिए 2 पराठे लेकर आया था। कागज खोला तो पराठे बरसात से गल चुके थे। वो बुजुर्ग कभी पराठों की तरफ तो कभी अपनी बुढ़िया की ओर देखने लगा और फिर आंसू बहाता हुआ बोला,
अब ही क्या हो गया? शर्मिंदगी महसूस करता हुआ फिर अपने पराठे की ओर देखने लगा। राजेश सब समझ गया। उसने अपने बैग से अपना लंच बॉक्स निकाला और बुजुर्ग अंकल के पास जाकर उनके पांवों को हाथ लगाकर पूछते हुए बोला, अगर माँ को खाना खिलाने का सौभाग्य आज आप मुझे दे दो तो खुदा कसम मैं अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझूंगा। कहते हुए राजेश उस बुजुर्ग के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उस वक्त उस बुजुर्ग की आंखें भर भर कर बहुत कुछ कहना चाहती थी और मुसलसल बयां कर रही थी कि ऐसे प्यार को पाने के लिए उनकी आंखें तरस गई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपको और भी स्टोरीज सुननी है तो मुझे कमेंट में बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। बाय।